हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोब्रिज। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है हम लोग समझेंगे डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। सबको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग बक्कल कैविटी में ले लेते हैं, मतलब मुंह में तो ले लेते हैं, उसको चबाते हैं। चबाने के बाद जब हम उसको निगलते हैं तो हमारे बॉडी में उसका डाइजेशन वाला प्रोसेस होता कैसे है। सबको ये चीज तो पता होगा कि डाइजेशन होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग समझेंगे, ठीक। प्रोटीन का कैसे स्टेप वाइज उसका डाइजेशन होता है, ये चीज हम लोग समझेंगे, ठीक। फैट का कैसे उसका डाइजेशन होता है, वो स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे, ठीक। न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन कैसे होता है, जो सेल के अंदर जो होता है डीएनए आरएनए, उसका भी तो हम लोग डाइजेशन करते हैं। सो उसका स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से डाइजेशन होता है। सो ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे कि जो आपको हेल्प मिलेगा आपके कोई भी एग्जाम्स के लिए। सो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लास्ट तक बने रहेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस होता है। सो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग को यह जानना जरूरी होता है कि जो डाइजेशन होता है उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। सपोज ये आपका बॉडी है, ठीक, ये आपका बॉडी है। सो ये थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ से क्या होता है कि हम कोई भी फूड को एंटर करते हैं, माउथ से एंटर करते हैं, ठीक। एंटर करने के बाद वो जाता है एसोफेगस में, एसोफेगस से होते हुए वो पहुंचता है हमारा स्टमक में, स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचेगा, ठीक। और स्टमक से कहाँ जाता है वो जाता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम एरिया में जाता है, ड्यूडेनम से जाता है उसी प्रकार से जेजुनम, इलियम, ठीक। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है, ठीक। और हम लोग पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे स्फिंक्चर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे स्फिंक्चर होते हैं जहां से फूड पार्टिकल्स को रेगुलेट किया जाता है, ठीक। तो समझते हैं कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो, अगर हम लोग यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स फूड को एंटर करते हैं बक्कल कैविटी में, ठीक, कोई कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम लोग लिए और माउथ के अंदर डाल दिए, तो ये एक प्रोसेस हो गया इंजेशन। इसको क्या बोलेंगे, इंजेशन प्रोसेस। इंजेशन प्रोसेस मतलब द फर्स्ट स्टेप दैट इज द फूड वी टेक एंड एंटर इनटू आवर माउथ। हम लोग अपने बक्कल कैविटी में उसको ले लेते हैं, वो प्रोसेस हो गया इंजेशन, और ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो फूड आता है उसमें फूड के साथ टीथ का तो फंक्शंस होता है, उसको चबाएगा, ठीक, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये सारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करता है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स वो सलाइवा के साथ इस फूड को मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद बोलस में कन्वर्ट करता है। सलाइवा के साथ जब फूड मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग बोलस, उसको बोलेंगे हम लोग, और बोलस। अब बताइए कि बहुत सारे यहाँ पर देखिए बक्कल कैविटी में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक। उसके बाद फैट का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वहां पर कुछ प्रोसेस होता है, आगे हम लोग समझेंगे। तो कुछ प्रोसेस होता है यहाँ पर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट का और बक्कल कैविटी का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। पीएच के बारे में एकदम बिल्कुल समझते रहेंगे क्योंकि पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग
अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। सपोज ये वाला पीएच में कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होगा। स्टमक वाले एरिया में पीएच कितना होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक, तो उस वाले पीएच में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डाइजेशन प्रोसेस को कराने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या हो गया, मुंह में खाना को लिए, फूड को एंटर कराए, वहां पर मिक्स हुआ सलाइवा के साथ, वो बोलस में कन्वर्ट हो गया। अब बोलस में कन्वर्ट हो गया मतलब गोले में कन्वर्ट हो गया, फूड के छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट हो गया। अब गोला में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि वो फायरिंग्स के थ्रू हमारे ईसोफेगस में एंटर करता है। क्या करता है, ईसोफेगस में एंटर करेगा। यहाँ पर एंटर कर लिया, सपोज फूड एंटर कर लिया, जब उसको जब स्वेलिंग करते हैं मतलब निगलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन। क्या बोलेंगे, डिग्लूटेशन। ये हो गया थर्ड प्रोसेस। अब बात करते हैं कि ये फूड कहाँ चला गया, हमारा स्टमक में आ गया। ये फूड कहाँ आ गया, हमारा स्टमक में आ गया। अब स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए यहाँ पर फूड आया, HCl के साथ मिक्स होगा, ठीक, HCl उसको तोड़ेगा, ठीक, ऊपर से पेप्सिन काम करना स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है। थर्ड प्रोसेस हमारा हो जाएगा डाइजेशन। और डाइजेशन भी यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक मैकेनिकल होता है और एक केमिकल डाइजेशन होता है। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल डाइजेशन। दो प्रकार का डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल आपको पता है कि जब फूड का चर्निंग होता है, मतलब वो HCl के साथ मिक्स होता है। सपोज आप किसी एक मशीन को देखे होंगे, वहां पर उसमें पत्थर डालने के बाद उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, दबाव पड़ने के कारण बड़ा बड़ा चट्टान होता है जो छोटे छोटे कंकड़ में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से मैकेनिकल डाइजेशन इस वाले प्रोसेस में होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में कन्वर्ट करना, ठीक। तो मैकेनिकल प्रोसेस में ये बड़े बड़े जो फूड होते हैं वो छोटे छोटे फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, छोटे छोटे फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। एक तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट आता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में जब क्या होता है, कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में जब डाइजेशन होता है, जो एंजाइम्स पड़ता है तो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ लिए थे कि सपोज यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराना है, कार्बोहाइड्रेट, तो यहां पर क्या है कि एंजाइम पड़ता है जिसका नाम है अमाइलेज। ये एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, ठीक, माल्टोज में या फिर ग्लूकोज में। ये सारे सिंपलेस्ट कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है उसी को। और यहाँ पर एक केमिकल है जिसका नाम है अमाइलेज, ठीक। और ये प्रोसेस क्या हो गया, केमिकल डाइजेशन। सो ये थर्ड प्रोसेस था हमारा, डाइजेशन प्रोसेस का थर्ड प्रोसेस था यहाँ पर डाइजेशन, ठीक। अब फोर्थ में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए क्या होता है कि फोर्थ में एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जो प्रोटीन था वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है, जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, गैलेक्टोज में, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका इजिली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहां से क्या होता है, इजिली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहां से इजिली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, ये होता है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे, द प्रोसेस बाय विच द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स और द डाइजेस्टेड पार्टिकल्स ट्रांसफर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो ये चौथा प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं पांचवा प्रोसेस में आता है एसिमिलेशन। क्या आता है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जब एब्जॉर्प्शन हो गया है, ब्लड में चला गया है, ठीक। ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, वो सेल्स के द्वारा
वो ऑर्गन्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो जितने भी एब्जॉर्ब किया गया फूड होता है उसको क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज किया जाता है। कैसे? जो सपोज कीजिए ग्लूकोज को हम लोग यूटिलाइज किए, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किए थे तो ग्लूकोज से एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, उसको यूटिलाइज ही तो किए, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। और बहुत सारे जो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ, अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड कन्वर्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ अमाइनो एसिड का, और अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन है, तो वो मसल्स के ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में हेल्प हुआ, ग्रोथ या फिर रिपेयर। तो ये सारे यूटिलाइज ही तो हो रहे हैं, जितने भी एब्जॉर्ब किए गए फूड है वो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो उसको बोला गया एसिमिलेशन। ये था हमारा फिफ्थ प्रोसेस। अब एक लास्ट प्रोसेस आता है जिसका नाम है डीफिकेशन। डीफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो क्या है कि वो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डीफिकेशन। उस प्रोसेस के थ्रू वो हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक। इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीफिकेशंस फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक। और ये किसके थ्रू बाहर निकलता है? तो ये एनस के थ्रू निकलता है, अकर्स थ्रू एनस, एनस के थ्रू ये बाहर निकलता है, ठीक। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फीसेस, फीसेस बोलते हैं उसको, वेस्ट प्रोडक्ट को। तो ये था हमारा प्रोसेस जिसमें डाइजेशन हो रहा था। फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, इंजेशन वो प्रोसेस होता है जो हम लोग फूड को अपने बकल कैविटी में लेते हैं, वो प्रोसेस। डिग्लूटेशन मतलब वो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, उसको तीत, उसको चबाया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, बोलस में कन्वर्ट किया, ठीक। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो बोलस था, बोलस जब इसमें आता है, स्टमक में आता है, तो वो एसिड के साथ मिक्स हो जाता है। एसिड के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। और वहां का पीएच कितना होता है? एसिडिक पीएच कितना होता है? 1.5 से लेकर 3.5। इसी पीएच में क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक। अब बात करते हैं जो काइम का मतलब क्या होता है। काइम का मतलब जब फूड पार्टिकल्स एसिड के साथ मिक्स हो रहा है उसको बोलते हैं काइम। वो काइम चाहे हमारा इसोफेगस में रहे या फिर इंटेस्टाइन में रहेगा, अगर वो एसिडिक है तो उसको काइम ही बोलेंगे, ठीक। अब देखिए ये काइम क्या होता है, ये यहाँ पर आने के बाद ड्यूडेनम में आ जाता है, इस स्फिंक्टर द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जब रेगुलेट करता है तो ये ड्यूडेनम वाला रीजन में ये काइम आता है, और यहाँ पर क्या आने के बाद क्या होता है? अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको यहाँ पर जब आएगा अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं काइल। उसको क्या बोलेंगे? काइल, क्योंकि वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ प्रोसेस थे हमारे कि किस प्रकार से डाइजेशन होता है, ठीक, मैकेनिज्म्स। अब बात करते हैं कि एक एक कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में, जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, या फिर प्रोटीन फैट का डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। और आपको पता होगा कि देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज होता है यहाँ पर, ठीक। जस्ट स्टमक के नीचे क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। और पैनक्रियाज का जो हेड वाला पोर्शन होता है वो हमारा ड्यूडेनम के सी शेप से क्या रहता है? सराउंडेड रहता है, ठीक। और सराउंडेड रहता है। और यहाँ पर क्या होता है? हमारा
लीवर। समझने के लिए बता दे रहे हैं, लोकेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को समझते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं, प्रोटीन चीजों को खा रहे हैं, तो वो उसका सबसे पहले क्या होता है कि वो माउथ में आता है, माउथ में आता है। और प्रोटीन का माउथ में डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है माउथ में कि जिसको प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। सो वहां पर बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो स्टमक में आता है, ठीक। तो फर्स्ट पोर्शन कहाँ हो जाएगा, स्टमक। स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और एक ये ड्यूडेनम वाला रीजन में क्या होता है, स्टमक का डाइजेशन होता है। तो वहां पर क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो दो एंजाइम्स हो जाएंगे, एक तो गैस्ट्रिक जूस और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पर पैनक्रियाज है, वो कुछ सिक्रेशंस यहाँ से डालेगा और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो यहाँ पर जब आएगा तो इसका डाइजेशन होगा। तो समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो कुछ इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंजाइम्स होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक और एंजाइम्स है जिसको बोलते हैं प्रोरेनिन, ठीक, प्रोरेनिन। ये दो एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं हमारे स्टमक में। इसको एक्टिवेट कराने के लिए HCl का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जब HCl के साथ ये मिक्स होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में, ठीक। अब बात करते हैं पेप्सिन को। तो सबको पता है कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। रेनिन का क्या फंक्शन है, तो रेनिन देखिए, वो रेनिन मत समझिएगा क्योंकि इसमें डबल एन है। और वो जो रेनिन होता है वो मैकेनिज्म, रास सिस्टम को, मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए होता है, ठीक। वो रेनिन किडनी से सिक्रीट होता है। और ये जो रेनिन है ये क्या से रिलीज होता है, तो म्यूकस चीफ सेल से। देखिए ये जो दोनों एंजाइम्स हैं वो चीफ सेल से रिलीज होता है, चीफ सेल से रिलीज होता है, ठीक। जब ये स्टमक में फूड एंटर करता है तो ये दोनों एंजाइम्स रिलीज होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जब एक HCl का सिक्रेशंस होता है तो ये दोनों एंजाइम्स एक्टिवेट होकर ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात करते हैं पेप्सिन के फंक्शंस। तो आपको पता है कि ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने के लिए हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करता है। अब बात करते हैं कि रेनिन का क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये रेनिन जो होता है ये बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि जो मिल्क का कडलिंग होता है, जो दूध को जमाने के लिए, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कि जो बच्चे होते हैं पीते तो दूध है लेकिन वॉमिटिंग करते हैं तो वो दही कहाँ से बन जाता है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म है रेनिन। तो समझते हैं कि रेनिन किस प्रकार से दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो समझिएगा, देखिए रेनिन क्या होता है, हमारे इन्फेंट में होता है। इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनमें होता है ये रेनिन। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो बच्चा मिल्क पीता है, मिल्क कंटेन करता है, मिल्क क्या करेगा, कंटेंट करेगा, मतलब मिल्क को जब लेता है तो मिल्क में क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है, कैसीन प्रोटीन, ठीक। और ये जो कैसीन प्रोटीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। जब ये कैसीन जो होता है, कैसीन प्रोटीन पर जब रेनिन एक्शन दिखाता है, कैसीन प्रोटीन पर क्या करता है,
जब मिल्क पिए, मिल्क में क्या था, कैसीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। जब जैसे ही मिल्क बच्चा पीता है तो उसके अंदर क्या होता है, रेनिन का सेक्रेशंस होता है। तो जब इस पर रेनिन पड़ता है, जब इस पर रेनिन एक्शन दिखाता है तो ये कैसीन प्रोटीन जो है वो कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होगा, ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, ये कडलिंग ऑफ मिल्क होता है, ठीक। ये जो होता है कडलिंग ऑफ मिल्क होता है, ठीक। ये जो पैरा कैसिनेट क्या है, कडलिंग ऑफ मिल्क होता है, ठीक। मतलब वो दूध क्या है, दही में कन्वर्ट हो गया। ये है कैसीन, जो मिल्क में था कैसीन को कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। और ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट एक क्या है, ये जब दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें ये चीज देखने को मिलता है, ठीक। जब दूध में जो कैसीन है वो कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो दही में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो ये कुछ मैकेनिज्म था रेनिन का, ठीक। अब देखिए दूध तो जम गया है, दूध क्या है, जम गया, मतलब वो दही बन चुका है, ठीक। आफ्टर उसके बाद क्या होता है कि पेप्सिन अपना एक्शन दिखाता है। बच्चा में पेप्सिन भी होता है, ठीक, पेप्सिन भी होता है। जब ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट क्या होता है, स्टिमुलेट करता है किसको, पेप्सिनोजन को, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है बच्चा में। और ये पेप्सिन क्या करता है, आफ्टर इसका डाइजेशन करता है, मतलब इसका ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये मैकेनिज्म है बच्चों का, ठीक। बच्चों का देखिए, बच्चों में क्या होता है कि HCl का सिक्रेशंस नहीं होता है। HCl क्योंकि बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बच्चा का जो स्टमक होता है उतना डेवलप नहीं होता है, ठीक। और HCl के एक्शंस, अगर HCl सिक्रेट भी हो रहा है तो स्टमक का जो लेयर होता है उसको खराब कर देगा, उसको क्या करता है, डैमेज करने का चांस होता है। इसीलिए जो भगवान है, जो नेचर बनाया है बच्चों का जो स्टमक, उसमें डेवलप नहीं किया रहता है पैराइटल सेल्स को, इसीलिए क्या होता है, HCl का सिक्रेशंस नहीं होता है। ये कुछ था मैकेनिज्म किस प्रकार से मिल्क का डाइजेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये था हमारा गैस्ट्रिक जूस। अब बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शंस है, तो पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है कि वो ड्यूडेनम में सिक्रेट होता है, क्या करता है, ड्यूडेनम में रिलीज करता है, अपना जो योगदान है वो ड्यूडेनम में रिलीज करता है, ठीक। ड्यूडेनम में कौन कौन से एंजाइम्स को रिलीज करता है, तो पैनक्रियाज की बात करें, पैनक्रियाटिक जूस का अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा एंजाइम्स रिलीज करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ट्रिप्सिनोजेन, एक इनएक्टिव फॉर्म में रहने वाला काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, और एक प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और आपको पता है कि ये सारे एंजाइम्स इनएक्टिव है, देखिए इसके आगे प्रो लगा है, तो जितने भी प्रो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इसके पीछे जेन लगा है और जितने भी जेन होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जाइमोजेन, ठीक, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का जो इंटरनल लेयर होता है, म्यूकस लेयर जो होता है, उसमें कुछ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। क्या होता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, और वो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस एक एंजाइम से रिलीज करता है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज, ठीक। इंटेरोकाइनेज, क्या नाम है उसका, इंटेरोकाइनेज। और ये इंटेरोकाइनेज जब इस एंजाइम्स पे पड़ता है, इस एंजाइम्स पे पड़ता है तो ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है कौन, इंटेरोकाइनेज, ठीक। और जब एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, ट्रिप्सिन क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक। फिर क्या करता है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक। फिर फर्दर यही ट्रिप्सिन इस पर भी एक्शन दिखाएगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारा पैनक्रियाटिक जूस,
ठीक, पैनक्रियाटिक जूस। और जितने भी जूस का बात कर रहे हैं ये सारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन से पहले ये सारे एंजाइम्स के बारे में समझ गए कि किस प्रकार से मैकेनिज्म्स उसका इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहा है, एक्टिव कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों को डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं प्रोटीन का डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टमक जो फूड लेते हैं, स्टार्ट द process of the digestion of protein, process of digestion of protein। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, एकदम बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो मेनली क्या होता है, दो जगह पर होता है, एक स्टमक में और दूसरा ड्यूडेनम में। ठीक, दो जगह पे हमारा डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले जो फूड हम लोग लिए वो तो यहाँ पर जो फैरिंग्स है, जो बकल कैविटी है, उसमें तो कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो बोलस के फॉर्म में कहा जाएगा स्टमक में। अब डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टमक में। बात करते हैं कि जो प्रोटीन आया वो स्टमक में आ गया। ठीक, स्टमक में कौन कौन सा प्रोटीन आया, तो प्रोटीन जब आया स्टमक में तो प्रोटीन समझिए कि प्रोटीन आ गया स्टमक में, ये बात किया जा रहा है, स्टमक में प्रोटीन आ गया। ठीक, ये प्रोटीन पर एक्शंस दिखाएगा। कौन एक्शंस दिखाएगा भाई, तो पेप्सिन एक्शन दिखाएगा। हम लोग बात किए थे पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है, उससे पहले पेप्सिनोजेन था। पेप्सिनोजेन को कौन एक्टिव कर रहा था, HCl एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजेन को HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन का फंक्शन है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है कौन कौन से पार्टिकल्स में, तो पेप्टोन में, प्लस किस में होगा, प्रोटियोसिस में। ठीक, और क्या होगा, और कुछ सपोज ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो प्रोटीन भी मिलेगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो प्रोटीन भी मिलेगा। ठीक, प्रोटीन भी मिल जाएगा। प्रोटीन, पेप्टोन क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो पेप्टोन मिलता है। ठीक, पार्शियली आधा अधूरा डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं पेप्टोन। ठीक, प्रोटियोसिस ये भी प्रोटीन है, और प्रोटीन सपोज कीजिए आधा अधूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो स्टमक में रह गया। ये पूरा ओवरऑल कहाँ का बात है, स्टमक में। अब बात आता है कि जब ये ड्यूडेनम में, जब यही पोर्शन स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद ड्यूडेनम में आता है, सपोज कीजिए कि ये ड्यूडेनम में आ गया। कहाँ आ गया, ड्यूडेनम में। ठीक, ये कहाँ आ गया, ड्यूडेनम के अंदर में। तो ड्यूडेनम में कौन से एंजाइम है, तो ड्यूडेनम में ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है। ठीक, ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में कौन सा एंजाइम्स है, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एक है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन भी हमारा पैनक्रियास से रिलीज होगा। ठीक, और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारा चीज एंजाइम्स हमारे पैनक्रियास से रिलीज होगा। ठीक, पैनक्रियास से रिलीज होता है। और इससे पहले हम लोग किस प्रकार से, ये सारे एक्टिवेटेड है। ठीक, और इसको एक्टिवेट कौन कर रहा था, इंटेरोकाइनेज, वो हम लोग पीछे देखे थे। ठीक, सो ये जो हमारा ये स्टमक में डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचा है, ये ड्यूडेनम में जब आता है तो ड्यूडेनम में कुछ एंजाइम्स ये प्रेजेंट होते हैं जो पैनक्रियाज रिलीज करता है। तो ये कंपोनेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो समझते हैं कि इसको कन्वर्ट कर देता है। सपोज कीजिए ये पेप्टोन्स है, तो पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में। इसको कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया इस पेप्टोन को। ठीक, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और ये प्रोटीएज को डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर दिया, डाइपेप्टाइडेज। देखिए, और ये प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया,
पेप्टोन में, ठीक, पेप्टोन में। इसको और सिंपल किया, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटीएसिस को किस में कन्वर्ट किया? डाइपेप्टाइडेज में, मतलब अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड का जो चेन होता है उसको डाइपेप्टाइडेज बोलते हैं, ठीक। और ये प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स था इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल पेप्टोन में, मतलब पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, ठीक। तो देखिए समझिएगा, ये जो ट्रिप्सिन है, ये जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन एक्शन दिखाता है कॉम्प्लेक्स चीजों पर, मतलब ये ट्रिप्सिन किस पे एक्शन दिखाएगा? ये प्रोटीन्स पर एक्शन दिखाएगा, ठीक। और ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है और ये काइमोट्रिप्सिन है, ये एक्शन दिखाता है ये दो महारथी पर, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, मतलब जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उस पर एक्शन दिखाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन, ठीक। और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उस पर एक्शन दिखाएगा हमारा ट्रिप्सिन। ये था पूरा बात ड्यूडेनम के अंदर का। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है। अमाइनो एसिड क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन यहां से हो सकता है। अब बचा हमारा डाइपेप्टाइडेज और पेप्टोन। डाइपेप्टाइडेज और पेप्टोन हमारा जाता है जेजुनम वाला एरिया में। ड्यूडेनम से कहां जाएगा? जेजुनम वाला एरिया में जाएगा। तो समझते हैं, तो देखिएगा जेजुनम में क्या होता है। जेजुनम में क्या होता है कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस एक्टिव होता है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से प्रोडक्ट बचा हुआ था? डाइपेप्टाइडेज, एक तो बचा हुआ है डाइपेप्टाइडेज, ठीक। तो देखिए जेजुनम में कौन सा एंजाइम्स है? तो एंजाइम्स पहले लिख लेते हैं। इंटेस्टाइनल जूस होता है। कौन कौन सा जूस हो जाएगा इंटेस्टाइनल डेज? तो अमाइनो पेप्टाइडेज है, ये एंजाइम है, डाइपेप्टाइड है, यहाँ पर डाइपेप्टाइड होगा, ये तो एंजाइम बन जाएगा, डाइपेप्टाइड होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? डाइपेप्टाइड है, पेप्टोन है, ठीक। तो हमारा ड्यूडेनम में जब ये पूरा कंटेंट पहुंच रहा है तो वहां पर कौन से एंजाइम्स पर? जेजुनम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसका नाम है अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेजेस एक एंजाइम है, और दूसरे एंजाइम्स का क्या नाम है? डाइपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। ये दो एंजाइम्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, ठीक, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ठीक। अब देखिए डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो एक्शन दिखाता है डाइपेप्टाइड पर। डाइपेप्टाइड पर जब एक्शन दिखाएगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? उसको कन्वर्ट कर देगा आपका डाइपेप्टाइड को दो अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ठीक। ये चीज में देखिए डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड पे एक्शन दिखाया। अब पेप्टोन पर एक्शन दिखाएगा अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज किस पर एक्शन दिखाएगा? पेप्टोन पे, ठीक। और पेप्टोन पे जब एक्शन दिखाई देगा तो वो पेप्टोन किस में कन्वर्ट होगा? ये पेप्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डाइपेप्टाइड में और प्लस अमाइनो एसिड में, ठीक, अमाइनो एसिड में। अब यहां पर देखिएगा ये अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म और ये अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। और ये डाइपेप्टाइड है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब दो वहां पर अमाइनो एसिड है, ठीक। इसको भी सिंपल कौन करता है? ये डाइपेप्टाइड। फिर इस पर एक्शन दिखाएगा और फिर इसको कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड। अब कंप्लीट डाइजेशन हो गया हमारा प्रोटीन का। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से अब्सॉर्ब होकर वो ब्लड में चल जाएंगे। ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है कि ये कंप्लीट तो डाइजेशन हो गया, यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, तो यहाँ से अब इजीली क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये था ओवरऑल प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पर डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दो जगह पर डाइजेस्ट होता है, एक तो माउथ वाला एरिया में और एक ड्यूडेनम वाला एरिया में, ठीक। एक माउथ और एक
ड्यूडेनम। स्टमक में क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टमक का पीएच हाई होता है, वो इन्वायरमेंट नहीं होता है, और सबसे पहली बात वहां पर वो एंजाइम नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, वो अमाइलेज होता है, वो स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए वहां पर डाइजेशन उसका नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एंटर करते हैं बक्कल कैविटी यानी फूड को हम लोग जब माउथ में लेते हैं तो वहां पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड्स में, माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या रहता है? अमाइलेज। और ये अमाइलेज का फंक्शंस क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में या फिर सुक्रोज में या फिर माल्टोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज, ये चीजों को हमारा माउथ के अंदर ये अमाइलेज, कौन सा अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक, कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक। और इसका डाइजेशन जो होता है माउथ में ओनली 5% होता है, ओनली 5% होता है, और वहां का पीएच कितना होता है? तो 6.8 होता है, जो पीएच होता है 6.8 होता है, ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड मतलब एक लंबा चेन, ग्लूकोज का एक लंबा चेन होता है, एक कॉम्प्लेक्स चेन होता है, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये था प्रोसेस हमारा बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है। अब बात करते हैं इसका एक डाइजेशन होता है हमारा पेनक्रियाज वाला एरिया में, ड्यूडेनम में, वहां पर एक एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस जहां पर डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, उसका पीएच होता है 7.8। 7.8 के पीएच में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारा ड्यूडेनम के अंदर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 5% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, जो रिमेनिंग 95% बचा हुआ है वो स्टमक में होते हुए यहाँ पर ड्यूडेनम वाला रीजन में आता है, और यहीं पर डाइजेशन इसका होता है, ठीक। तो बात करते हैं 95% कार्बोहाइड्रेट का। जो 95% कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है हमारा माल्टोज या फिर पॉलीसैकेराइड प्लस डाइसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स चीज कन्वर्ट हुआ थोड़ा सिंपलेस्ट में, और यहां पर कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि प्रोसेस ड्यूडेनम में हो रहा है। अब बचा ये वाला चीज, अब बचा ये हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कहाँ गया? हमारा आगे वाला पोर्शन जेजुनम में चला गया। ये प्रोसेस था हमारा ड्यूडेनम के अंदर, ठीक, ये प्रोसेस था ड्यूडेनम। अब ये कहाँ गया? जेजुनम में, जेजुनम। और जेजुनम में कौन सा एंजाइम्स है? तो उसमें है हमारा उसमें कौन सा एंजाइम्स है? उसमें है सक्कस इंटेरिकस। यहां पर पॉलीसैकेराइड बचा हुआ है, पॉलीसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड तो सिंपल फॉर्म होगा, मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, और ये सिंपल होता है, इसका डाइजेशन पॉसिबल है, इसीलिए इसको हटा देते हैं, बचा डाइसैकेराइड। तो ये दोनों को कन्वर्ट करता है किसमें? डाइसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, ठीक। कौन सा एंजाइम्स ड्यूडेनम में, कौन सा एंजाइम्स आएगा? तो उसमें आता है सक्कस इंटेरिकस। ये एंजाइम्स था जो पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड को कन्वर्ट किया हमारा डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में,
ठीक, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में, ठीक। और ये बात था जेजुनम में, ठीक, इंटेस्टाइनल जूस था। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन में डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा एंजाइम है, बहुत सारा एंजाइम है। देखिए अगर यहाँ पर माल्टोज है, डाइसैकेराइड मतलब 2 ग्लूकोज, ठीक, माल्टोज है, सपोज कीजिए माल्टोज है तो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा। कौन सा एंजाइम? तो माल्टेज। और ये कहाँ होता है? हमारा इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक। फिर यहाँ पर ग्लूकोज क्या है हमारा, ठीक। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज क्या है? सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करा देगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और यहां पर कौन सा एंजाइम यूज हो जाएगा? सुक्रेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? सुक्रेज, ठीक, सुक्रेज, ठीक। तो इसी प्रकार से क्या होता है? डाइसैकेराइड कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म इजिली क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन इसी प्रकार से होता है। अब बात करते हैं कि फैट का डाइजेशन कैसे होता है। फैट का डाइजेशन कैसे होता है? तो फैट का डाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है डाइजेशन होने में। क्योंकि क्या होता है कि इसका जो होता है प्रोसेस बहुत लंबा जाता है। इसमें बहुत सारे बाइल जूस आएंगे, ठीक, पैनक्रियाटिक जूस आएंगे, ठीक। ये सारे होने के बावजूद भी इसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। जितने भी ऑयली फूड होते हैं उसका प्रोसेस कैसे होता है? हमारा फैट का डाइजेशन कैसे होगा? फैट का डाइजेशन कैसे होगा? तो फैट के डाइजेशन में किस किस चीजों का बहुत ज्यादा सख्त जरूरत पड़ेगा? तो एक होता है बाइल जूस, फिर पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये 2 जूस का बहुत एंजाइम पड़ता है, यूज होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो बाइल जूस होता है वही एक्टिवेट करता है लाइपेज को। सपोज कीजिए सबसे पहले हम लोग फैट मॉलिक्यूल्स को खाएं, फैट मॉलिक्यूल्स को खाएं तो यहाँ पर लिंगुअल लाइपेज एंजाइम है, सलाइवरी ग्लैंड से सॉरी लिंगुअल लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पर फैट का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों फैट का डाइजेशन नहीं होता है? क्योंकि इस वाले पीएच में 6.8 वाला पीएच में फैट का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। और एक और मेन पॉइंट है कि फैट का डाइजेशन वहीं पर होगा जहां पर बाइल रिलीज होगा। तो बाइल हमारा कहाँ रिलीज होता है? वो ड्यूडेनम वाले एरिया में रिलीज होता है। तो हमारा फैट का डाइजेशन यहीं पर होता है, स्टमक में भी नहीं होता है, क्योंकि स्टमक में भी फैट के डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं, सपोज ये फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल्स है, ठीक, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में, तो इसको बोल दिए हम लोग डाइजेशन ऑफ फैट। और डाइजेशन ऑफ फैट को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स है उसको रगड़ रगड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को बोलते रहे इमल्सिफिकेशन। अब बात करते हैं कि इसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सपोज कीजिए कि देखिए सबसे पहले बाइल जूस का फंक्शंस क्या होता है ये समझते हैं। बाइल जूस देखिए यहां पर लीवर था, ठीक। अब देखिए हम पीछे मैकेनिज्म में पढ़े हैं कि ये है हमारा राइट और लेफ्ट डक्ट, जहां से बाइल जूस बन के निकलता है और हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जितना रिक्वायरमेंट होता है वो ड्यूडेनम वाले एरिया में आकर रिलीज हो जाता है, ठीक। इसके भी कुछ फंक्शंस है। देखिए सपोज कीजिए फैट मॉलिक्यूल्स हम लोग खाए, स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद वो डाइजेशन होने के लिए वो ड्यूडेनम वाला एरिया में आया। ड्यूडेनम वाला एरिया में आएगा तो ड्यूडेनम में 2 प्रकार का सेल्स होता है, एक होता है एम सेल, एक होता है सी सेल। सी सेल रिलीज करता है कॉलीसिस्टोकाइनिन, CCK कॉलीसिस्टोकाइनिन, और एस सेल जो होता है वो सेक्रेटिन को रिलीज करता है, सेक्रेटिन को रिलीज करता है। ये जो दोनों
जो केमिकल्स है वो बहुत हेल्प करता है। क्यों? जब यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स आ जाता है, यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स आ जाता है तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो सी सेल्स है वो एक्टिवेट होगा और कोलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज करेगा। कोलिसिस्टोकाइनिन का फंक्शंस क्या है कि ये क्या करता है, एक्शंस दिखाता है हमारा गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर पर जाएगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। जब कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो इसमें जो बाइल का कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, बाइल, वो रिलीज होकर आता है हमारा ड्यूडेनम वाला एरिया में, इस वाले एरिया में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये फंक्शन था कोलिसिस्टोकाइनिन का। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का फंक्शंस क्या है कि ये क्या करता है कि ये हमारा पैनक्रियाज को क्या करता है, बाइकार्बोनेट को रिलीज करने के लिए बोलता है। सिक्रेटिन का फंक्शंस क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है, HCO3, इसको रिलीज करवाता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये सिक्रेटिन ये जाता है पैराइटल सेल्स के पास, जो स्टमक में पी सेल्स था पैराइटल सेल्स, उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है और HCl का प्रोडक्शन बंद कर देता है। ठीक, HCl का प्रोडक्शन बंद कर देता है। ठीक, तो जितने भी यहाँ पर एसिडिक कंपाउंड आएंगे इस वाला मीडियम में आकर वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है। ठीक, और पिछले वीडियो में हम लोग रिएक्शंस भी देखे थे किस प्रकार से जो HCl कंपाउंड है, जो काइम है, वो अल्कलाइन में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म था कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन का। तो हम लोग बात करते हैं फैट का। तो देखिए, जैसे ही फैट हमारा ड्यूडेनम में जाता है तो ड्यूडेनम से ये दो प्रोसेस होता है और बाइल का सेक्रेशन होता है इस वाले एरिया में। तो बाइल का मेन फंक्शन ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर बाइल जूस का यही फंक्शन है। बाइल जूस में क्या होता है कि दो मेन कंपाउंड होता है। एक बाइल सॉल्ट होता है और एक होता है लेसिथिन। लेसिथिन क्या है, एक सरफेक्टेंट है। ये क्या है, एक सरफेक्टेंट है। इसका मेन फंक्शंस क्या है कि ये लेसिथिन क्या करता है, ये लेसिथिन ये फैट मॉलिक्यूल्स पे जाएगा और इसको क्या करता है, उसको बाहर से पकड़ लेता है और बाहर से पकड़ने के बाद इसमें हेवी कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जिसके वजह से ये टुकड़ा टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये चीज ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में। ये इसका मेन फंक्शंस क्या है, ये लेसिथिन का इसके सरफेस पे जाएगा, बाइंड करेगा और उसमें हेवी कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा और कॉन्ट्रैक्शन कराने के बाद जो फैट ग्लोब्यूल्स है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है फैट का, उसको कन्वर्ट करा देगा सिंपल में। ठीक, अब देखिए फैट का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब सिंपल में कन्वर्ट होगा, ठीक, सिंपल में कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन फिर से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर से एकजुट बन जाएगा और फिर से वही लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स बना लेता है। उसी लिए क्या है कि ये बाइल सॉल्ट क्या है, ये बाइल सॉल्ट का मेन फंक्शंस क्या है कि इसके चारों तरफ ये खुद को अरेंज कर लेगा, चारों तरफ अरेंज कर लेगा, चारों तरफ क्या करता है, अरेंज कर लेता है। अब जब अरेंज कर लेगा तो ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस करेगा नहीं। ठीक, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस करेगा नहीं। ठीक, तो ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है, ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो कन्वर्ट हो गया हमारा छोटा छोटा फैट मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ये एक फैट का मॉलिक्यूल्स हो गया, फैट का मॉलिक्यूल्स हो गया। अब हमको इसी को डाइजेस्ट कराना है, इसी को तोड़ना है और इसको जब तोड़ देंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, बाइल का सिर्फ इतना ही फंक्शन था कि जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स है उसको हमारे छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। अब यहां से एक्शन दिखाएगा हमारा लिंगुअल लाइपेज, इसी पर एक्शन दिखाता है लिंगुअल लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड और मोनोग्लाइसराइड। और मान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल भी खाए हम लोग तो कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा।
कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा। अभी इसको मिटा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, ठीक। और साथ साथ इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, बाइल सॉल्ट भी आएगा, बाइल सॉल्ट भी, क्योंकि ये बाइल सॉल्ट यहाँ पर एक्शंस दिखाया था, बाइल सॉल्ट इस वाले एरिया में आएगा। इतना मॉलिक्यूल्स बचेगा हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज जब एक्शंस दिखाएगा, तो ट्राइग्लिसराइड जब डाइजेस्ट होता है तो ये हमारा कंपोनेंट मिलता है, ये हमारा कंपोनेंट मिलता है। अब देखिए इस वाले कंपोनेंट पर एक्शंस दिखाता है हमारा इंटेस्टाइनल लाइपेज। कौन एक्शन दिखाएगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। इस पर जब एक्शंस दिखाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है मोट्रा, देखिए जो डाइग्लिसराइड है वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये फैटी एसिड है तो फैटी एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, फ्री फॉर्म होता है, फ्री फॉर्म होता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक। और उसके साथ साथ ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ठीक। देखिए फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलने के बाद बनता है हमारा ट्राइग्लिसराइड, ठीक। ट्राइग्लिसराइड मिलकर बनता है, ठीक। फैटी एसिड और हमारा ग्लिसरॉल के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है ईस्टर बॉन्ड, ठीक। और ईस्टर बॉन्ड क्या करता है, इसी यही पैनक्रियाटिक लाइपेज उस ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है और फ्री फैटी एसिड को अलग कर देता है और ग्लिसरॉल को अलग कर देता है। वहीं पर आप देखेंगे फैटी एसिड को अलग कर दिया, फैटी एसिड को अलग कर दिया और ग्लिसरॉल को भी अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या बचा है यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल प्लस बाइल सॉल्ट, ये हमारा बचा ड्यूडेनम के अंदर, ये बचा हमारा ड्यूडेनम के अंदर। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस से क्या किए, छोटे छोटे में कन्वर्ट करा दिए। अब छोटे छोटे जब फैट कन्वर्ट हो गया उसको बोल दिए हम लोग ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड ड्यूडेनम वाला रीजन में है, इस पर पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्शन दिखाया तो ये प्रोडक्ट मिला, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल खाया था, कोलेस्ट्रॉल था, बाइल सॉल्ट, जो बाइल सॉल्ट यहाँ पर एक्शन दिखाया था वो बाइल सॉल्ट भी बचा रह गया, ठीक। अब ये चीज गया हमारा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन कौन सा वाला रीजन, जेजुनम वाला रीजन। जेजुनम वाला रीजन में क्या है कि यहाँ पर इंटेस्टाइनल लाइपेज है, ठीक। और इंटेस्टाइनल लाइपेज डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड तो फ्री फॉर्म में ही है, इसको डाइजेस्ट नहीं हो सकता, मोनोग्लिसराइड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया और कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट आ गया। अब बात करते हैं जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है, जो इंटरनल लेयर होता है, जो म्यूकस सेल है इंटरनल, उसमें जाता है। उसमें जाने से पहले क्या होता है, ये मिसल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, ये पूरे कंपाउंड क्या बनाता है, मिसल्स का फॉर्मेशन करता है, मिसल्स। और मिसल्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, मिसल्स का स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा है मिसेल्स, ठीक, ये है मिसेल्स। और मिसेल्स क्या करता है, यहां से अगर मान लीजिए स्टमक को काट रहे हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा इंटेस्टाइनल लेयर है, इंटेस्टाइन काट दिए और यहां पर क्या है कि कुछ म्यूकस सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होता है हमारा। इस म्यूकस देखिए यहाँ पर मिसल्स का फॉर्मेशन हो गया है, ये मिसल्स फॉर्म हो गया है, ये पूरे कंपाउंड मिसल्स का फॉर्मेशन किए हैं, ठीक। और मिसल्स यहाँ पर आ गया, ये मिसल्स इस सेल में ट्रांसफर होगा, इस सेल में ट्रांसफर होगा, ठीक। ये मिसल्स ही ट्रांसफर हो सकता है, मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फैट कभी भी, फैट का जो भी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक। वहां पर क्या होगा, ये मिसल्स ही ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं, सपोज कीजिए इसको हम लोग जूम करते हैं तो जूम करने के बाद हमको ये चीज मिला, ये चीज मिला, ठीक, ये चीज मिला। और ये मिसल्स कहाँ चल गया, इस वाले एरिया में, ठीक। मिसल्स कहाँ चल गया, इस वाले एरिया में मिसल्स ट्रांसफर हो गया, मतलब म्यूकोसल सेल में ये ट्रांसफर हो गया, ठीक। अब म्यूकोसल सेल में जब ये ट्रांसफर होता है मिसल्स, तो मिसल्स कन्वर्ट हो जाता है काइलोमाइक्रोन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइलोमाइक्रोन्स में। ये सेल्स में काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और काइलोमाइक्रोन्स क्या होता है, काइलोमाइक्रोन्स क्या होता है कि काइलोमाइक्रोन्स एक प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन का पैकेट होता है,
लाइपोप्रोटीन का पैकेट होता है, ठीक। और लाइपोप्रोटीन का पैकेट क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने भी मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये था, ये तीनों मिलकर कन्वर्ट होकर फिर से ये ट्राइग्लिसराइड में बना देता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। कहां पर? ये काइलोमाइक्रोन्स में, इस वाले एरिया में ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस, ठीक, ये चीज इस पॉकेट में आ जाता है। ये यही है काइलोमाइक्रोन्स। और ये काइलोमाइक्रोन्स कहाँ है? ये म्यूकोसल लेयर में है। म्यूकोसल सेल है जो स्टमक का इंटेस्टाइन का इंटरनल लाइनिंग, जिसको म्यूकोसल लेयर बोलते हैं, उसके सेल्स के अंदर जो म्यूसेल्स है कन्वर्ट हो जाता है काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या है? ये प्रोटीन का पॉकेट है जिसमें जितने भी कंपाउंड थे, ये मोनोग्लिसराइड, फैटी, फिर से कंबाइन बनकर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? पहले भी तो ट्राइग्लिसराइड था, ठीक, और बाद में भी ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। क्यों? देखिए, हमारा जो इंटेस्टाइन का जो लेयर होता है वो डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड को अपने अंदर नहीं ले पाता है, ट्रांसफर नहीं कर पाता है, ठीक। इसीलिए सारा खेल खेलना पड़ता है। फिर मिसेल्स बनेगा, मिसेल्स ट्रांसफर होगा हमारा सेल्स में, ठीक, वहां से काइलोमाइक्रोन कन्वर्ट होगा। अब ये काइलोमाइक्रोन डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? हमारा ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक। इसी प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या बच गया? ये तो मान लीजिए ये सारा मिसेल्स का फॉर्मेशन, ये बच गया हमारा बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट मिसेल्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाइल सॉल्ट फर्दर क्या होता है कि यहां से उठकर फिर से वो लीवर में चला जाता है, ठीक। बाइल सॉल्ट क्या था? बाइल जूस में था बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट क्या है? फिर से हमारा लीवर में चला जाता है, और इस जिस सर्कुलेशन के थ्रू जाता है उसको बोलते हैं इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। यहाँ से ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पर बाइल सॉल्ट एंटर करता है और फिर से लीवर में चल जाता है, फिर लीवर में जाकर बाइल का फॉर्मेशन करेगा, फिर वापस से वो फैट का डाइजेशन में फिर से वही हेल्प करता है। तो ये पूरा था हमारा फैट का डाइजेशन। अब देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पर ब्लड में ट्रांसफर नहीं होता है। डायरेक्टली क्या होता है? ब्लड में ट्रांसफर नहीं होता है। काइलोमाइक्रोन, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको समझते हैं। ये जो काइलोमाइक्रोन्स है, हमारा जो इंटेस्टाइनल लेयर है, वहां पर क्या होता है? लैक्टिल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लैक्टिल्स प्रेजेंट। देखिए ब्लड में डायरेक्ट जितने भी फैटी कंपोनेंट्स है वो डायरेक्ट कैपिलरी के थ्रू ब्लड में ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए ये क्या करता है? ये काइलोमाइक्रोन्स ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है। ये फैट का एक प्रॉपर्टीज है कि जितने भी फैटी मॉलिक्यूल्स है वो हमारा इंटेस्टाइनल लेयर में जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट कहा जाता है लैक्टिल्स में। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये दो, ये है लैक्टिल्स। और लैक्टिल्स क्या होता है? ये एक लिम्फ कैपिलरी होता है। क्या होता है? लिम्फ कैपिलरीज। ये डायरेक्ट काइलोमाइक्रोन्स इस वाले एरिया में आता है, इस लैक्टिल में आता है, और ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन से होते हुए हार्ट में ट्रांसफर होता है, ठीक। तो जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, फैटी एसिड हो गया, ठीक, ट्राइग्लिसराइड हो गया, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर जितने फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो सारे ब्लड में कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सीधे होता है लैक्टिल्स में, ठीक। लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू कहा जाता है, हार्ट में ट्रांसफर होता है। ये ओवरऑल था फैट का डाइजेशन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जो हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है। सपोज अब सेल्स को भी तो डाइजेस्ट करते हैं, चिकन खाए, मटन खाए, वो भी तो सेल से बना हुआ है। सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। ये ओवरऑल प्रोटीन खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फैट खत्म हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आता है? डीएनए आएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए आएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। इसका डाइजेशन कैसे होता है? तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले, न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर आता है हमारा? न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर आएगा? सबसे पहले हमारा ड्यूडेनम में। स्टमक में भी इसका डाइजेशन नहीं होगा, ना इसका माउथ में होगा, ये ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है
न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, आगे फर्दर जाता है, आगे फर्दर जाएगा हमारा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के जेजुनम वाला लेयर में, इंटेस्टाइनल जेजुनम में जाता है। तो वहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देता है किस में, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में, ठीक, फॉस्फेट में, ठीक। ये था हमारा पैनक्रियाज, ये था इंटेस्टाइन। फर्दर इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइडेज, और ये न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लिक एसिड का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और ये हमारा ब्लड में अब एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। ओवरऑल हम लोग डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। और ये जो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कौन से वाले एरिया में कितना डाइजेशन होता है, कौन से वाले एरिया में कौन सा एंजाइम से रिलीज होता है, किस प्रकार से एक्टिवेटेड एंजाइम जो प्रो एंजाइम्स होता है, जो इनएक्टिव एंजाइम्स होता है जिसको जाइमोजेन बोलते हैं, वो एक्टिव कैसे होता है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर लिए। सो ओवरऑल क्या होता है, हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट हो गया। सो आपको इस वीडियो को समझ पाए हैं, ठीक, तो इस चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपके दोस्तों को भी हो, और जितना से ज्यादा ये चैनल्स को आप फैलाया भी सकें, ताकि हमारा भी ग्रो हो, ठीक। इतना एफर्ट क्यों लगाते हैं लोग, इतना एफर्ट आपके लिए क्यों लगा रहे हैं, ताकि मेरा भी उसमें फायदा हो, ठीक, और साथ साथ आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, ठीक। सोडियम एसोसिएटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ उसमें डिफ्यूजन होगा, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ये सारे कुछ प्रोसेस होंगे जिसमें एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।